नमस्कार दोस्तों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर 11 कर रहे थे और जिसमें हमने कार्यवाल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और ऊर्जा में हमने गतिज ऊर्जा तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे वाले टॉपिकों के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और उसके बाद में विद्युत ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो यहाँ पर हमने कई बार अनुभव किया है कि कोई भी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं और छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर गिरने लगती है। या कोई भी वस्तु है, जैसे अपनी किताब में स्प्रिंग का जो उदाहरण दे रखा है उसके बारे में यदि हम देखते हैं तो स्प्रिंग को यदि हम दबाते हैं, स्प्रिंग यदि अपनी सामान्य अवस्था में और यदि हम उसको दबाते हैं तो उस पर हमने बल लगाया यानी कि हमने उस पर कार्य किया और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी सामान्य अवस्था में आने की कोशिश करेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? स्प्रिंग उसी अवस्था में क्यों नहीं रही? क्योंकि स्प्रिंग को जैसे ही हमने संपीड़ित किया, मतलब हमने उस पर कार्य कर दिया, यानी कि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ गई, उसके अंदर ऊर्जा आ गई। तो वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा हुई, ये समझने के लिए हम बात करते हैं यदि स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो निहित ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो अपने को ध्यान में रखनी है कि किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और यदि जैसे ही हम उसकी स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे मेरा ये मार्कर है, तो यहाँ पर यदि ये मार्कर पड़ा हुआ है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है, क्योंकि इसकी स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा निहित है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे ही मैं इसकी स्थिति में परिवर्तन करूँगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने इस पर कार्य किया है और जैसे ही मैंने इस पर कार्य किया मतलब इसके अंदर ऊर्जा का मान और बढ़ता गया, कार्य करने की क्षमता और आ गई। अब जैसे मैं इस पर कार्य करूँगा, मैंने इसको ऊपर ले जाकर यहाँ पर रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो इसके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा आ गई, यानी कि इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। अगर मैं मार्कर को यहाँ से गिराऊँ तो ज़्यादा तेज़ गिरेगा या ऊपर से गिराऊँ तो ज़्यादा तेज़ गिरेगा? तो हम कहेंगे कि अगर ऊपर से गिराएंगे तो ज़्यादा तेज़ गिरेगा, क्योंकि हमने जैसे ही इसकी स्थिति में परिवर्तन किया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया और इसी कारण से ये जो होगा ज़्यादा ज़ोर से नीचे की ओर गिरेगा। ध्यान में ये बात या नहीं आई? तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यदि हम स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करें कि स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि हम इसके सूत्र की चर्चा करें कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला एक नॉर्मल ध्यान में रखना है, हाफ kx²। अब ये k क्या है, x क्या है, तो यहाँ आगे जाकर हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे, जब पेंडुलम वाला डेरिवेशन करेंगे तब अपने को ध्यान में आएगा कि ये k क्या है और x क्या है। अभी अपने को इतना ध्यान में रखना है कि इसका जो सूत्र होता है वो हाफ kx² होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसलिए EP इजिकल टू होता है हाफ kx²। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ kx²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने देखा था हाफ mv² होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो हम आगे करेंगे कि ये k क्या है। k एक प्रकार का नियंतांक होता है जिसका मान स्थिर होता है, उसको नियंतांक या स्थिरांक कहते हैं। x क्या है, तो विस्थापन को x से दर्शाया गया है, इसलिए x एक प्रकार का विस्थापन है। अब ये कैसे आया kx² वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अपनी सूत्र वाली बात क्लियर हुई और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इसके कुछ उदाहरण, जैसे धनुष वाला उदाहरण हमने यांत्रिक ऊर्जा के अंदर भी लिया था और स्थित ऊर्जा में भी यदि हम लेते हैं तो जब धनुष जो होता है वो अपनी सामान्य अवस्था में होता है, यानी कि उसका जो कमान है वो खिंचा हुआ नहीं होता। जब वो सामान्य अवस्था में होता है मतलब उसकी स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है। जैसे ही मैंने इसको खींचा यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन किया और जैसे ही मैंने उस पर कार्य किया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान और बढ़ गया, क्योंकि मैंने उस पर कार्य किया तो उसमें कार्य करने की क्षमता और ज़्यादा आ गई।
और उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, इसलिए उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा निहित हो गई, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन में ये भी, इसकी परिभाषा में ये भी ऐड कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, यदि हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात क्लियर होती है। आगे यदि हम बात करें इसके गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं किसी भी वस्तु को, यदि हम किसी भी वस्तु को उठाते हैं, जैसे किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया, जैसे मेरे पास ये मार्कर पड़ा है, इस मार्कर को मैंने जैसे ही ऊपर की ओर उठाया तो यहाँ पर हमने देखा कि इस मार्कर पर ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था और मैंने जो कार्य किया वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया। m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर उठाया, यानी कि मैंने कोई कार्य किया और ये जो मैंने कार्य किया था वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया था। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा था और मैं वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहा था। तो यहाँ पर देखो अपने को क्या करना है कि हम मानते हैं कि यहाँ पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु पड़ी है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु पड़ी है। इस वस्तु को मैंने उठाकर ऊपर की ओर लेकर गया, यहाँ पर रख दिया। इस वस्तु को उठाकर मैंने क्या किया, इस वस्तु को उठाकर h ऊंचाई तक रख दिया मैंने। यहाँ पर बड़ी वस्तु थी, इसको मैंने h ऊंचाई तक रख दिया। और गुरुत्वाकर्षण कैसे लगता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इस वस्तु का भार क्या हुआ, मैंने इस वस्तु को उठाकर यहाँ से यहाँ तक रखा, इसका भार m था। जब ये पड़ी थी तब तो इसका भार m था, लेकिन इस पर g बल और आरोपित हो रहा था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण और लग रहा था। और जैसे ही मैंने इसको उठा कर रखा तो ये सिर्फ m नहीं रही, ये कौन सी बन गई, ये mg बन गई। यानी कि इस पर जो बल लग रहा था वो बल कौन सा लग रहा था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं mg बल आरोपित हो रहा था, क्योंकि m द्रव्यमान की तो वस्तु थी और g बल इस पर आरोपित हो रहा था, मतलब इसका भार mg हो गया था। ध्यान में आ रही है बात या नहीं आ रही। तो इसका जो बल आरोपित हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, mg आरोपित हो रहा था। और यदि हम बात करें कि h क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वस्तु का यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसका विस्थापन किया, तो विस्थापन को हमने s से प्रदर्शित किया, तो s का मान हम क्या कर सकते हैं, h कर सकते हैं। और अपने को एक चीज़ ध्यान में है कि w बराबर क्या होता है, w बराबर होता है f डॉट s, यही होता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं f का मान क्या है, mg, और s का मान क्या है, h, और w ही क्या है, यानी कि कार्य क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा ही क्या है, कार्य। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EP बराबर क्या होता है, mgh। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले आ गए, EP बराबर mgh भी होता है और EP बराबर हाफ kx² भी होता है। तो कौन सा फॉर्मूला किस समय अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो फॉर्मूला है mgh वाला, यह अपने को कब अप्लाई करना है, जब हम देखते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाएंगे या जब भी हम किसी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। अगर अपने न्यूमेरिकल में ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 किलो का कोई बोरा मैं ऊपर उठा रहा हूँ, यानी कि मैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ, और जब भी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और अपने को स्थितिज ऊर्जा का मान पूछे, तब अपने को यह वाला सूत्र लगाना है mgh वाला। mgh कैसे है वो आपको बात ध्यान में आई। यहाँ पर इसका भार m था, तो जैसे मैंने इसको ऊपर की ओर उठाया यानी कि mg हो गया, इसका भार कितना हो गया, mg। इस पर कौन सा बल आरोपित हो रहा था, g बल आरोपित हो रहा था, और m द्रव्यमान की वस्तु थी। तब हमने कह दिया कि f का मान क्या हो गया, mg, और विस्थापन कितना हो रहा था, इसमें h विस्थापन हो रहा था। तब हमने कह दिया s बराबर होता है h। w बराबर fs हमने पहले पढ़ा था, और कार्य क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पर EP बराबर क्या आ गया mgh आ गया। हम इसको कह सकते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इस नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम आगे बात करते हैं कि दो फॉर्मूले अपने को स्थितिज ऊर्जा के ध्यान में आ गए दो फॉर्मूले अपने ध्यान में आ गए, और कौन सा फॉर्मूला किस समय अप्लाई करना है। और यदि अपने को नियंतांक दे रखा है, तब यदि अपने को नियंतांक दे रखा है यानी कि k की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में k की वैल्यू दी हुई आएगी। यदि अपने को नियंतांक दे रखा है और अपने को स्थितिज ऊर्जा का मान पूछे, तब अपने को यह वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी कभी हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और स्थितिज ऊर्जा का मान पूछे, तब अपने को यह वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ तक बात होती है स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्लियर। अब यदि हम बात करें इससे आगे, यानी कि विद्युत ऊर्जा के बारे में यदि हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम विद्युत ऊर्जा वाला। अब ये जो पेंडुलम वाला अपने पास है, वो पेंडुलम वाला अपने आगे डेरिवेशन करेंगे तो पूरा समझेंगे कि पेंडुलम क्या है। ये स्थितिज ऊर्जा मिटा देते हैं। पेपर में हो सकता है कि कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो ये ज़्यादातर इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है।
और यह इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। डेरिवेशन तो बहुत कम पूछे जाते हैं, डेरिवेशन पूछते ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है आज तक, लेकिन इसकी परिभाषा अपने को ध्यान में रखनी है। अब यदि हम बात करें विद्युत ऊर्जा के बारे में कि विद्युत ऊर्जा क्या है, आवेशित कणों में निहित जो ऊर्जा होती है वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशित कण देखे हमने, कौन कौन सा आवेशित कण होता है? या तो कोई कण निरावेशित है यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं है, और यदि आवेश होगा या तो उस पर धनावेश होगा या उस पर ऋणावेश होगा। तो दोनों जो कण होते हैं जिस पर या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, उस आवेशित कणों में जो निहित ऊर्जा होती है या उनके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आवेशित कणों के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और उन आवेशित कणों में क्या होता है, तो आवेशित कणों के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो आवेशित कण लिए, पहला मैंने ले लिया धनावेश और दूसरा मैंने ले लिया ऋणावेश। जैसा कि अपनी किताब में दिखाया हुआ है कि पहला मैंने ले लिया धनावेश और दूसरा ले लिया ऋणावेश। अब इस धनावेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और ऋणावेश के आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है एक निश्चित एरिया तक, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र तक। जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि ये धनावेश है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी धनावेश आया तो ये क्या करेगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा यानी कि इसके चारों ओर का ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये भी इसका विद्युत क्षेत्र हमें मान लेते हैं, ये इतना इतना इसका एरिया है, ये इसका एरिया है, इसके अंदर कोई घुस नहीं पाएगा। और घुसता कौन है, तो यहाँ पर देखो यदि धनावेश यहाँ से आया, अब जैसे ही ये धनावेश इसके पास आएगा, अब धनावेश तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर एक धनावेश तो यहाँ पर है, अब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। जैसे ही ये धनावेश इसके पास आएगा तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा, यानी कि इसको बाहर की ओर फेंकेगा। क्योंकि समान आवेश वाले जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। जैसे चुंबक के समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसी प्रकार से ये है कि समान आवेश वाले जो कण होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि बाहर की ओर फेंकेंगे, दूर फेंकते हैं, आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कण होगा ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि बाहर की ओर फेंकेगा। ध्यान में ये बात या नहीं आई? इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा चित्र दिया हुआ है कि इसके चारों ओर का जो विद्युत क्षेत्र है वो जितने भी धनावेश के कण आएंगे उन सारों को बाहर की ओर फेंकेगा, वो अंदर की ओर एक भी नहीं लेगा। जितने भी आएंगे वो सारों को कहाँ फेंकेगा, बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इन धनावेशित कणों पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, बाहर की ओर बल आरोपित करेगा। ये जितने भी धनावेशित कण हैं इन सारों को वो क्या कर रहा है, बाहर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर धनावेश आया तो ये क्या करेगा, तो ये तो समान आवेश नहीं है, ऋणावेश और धनावेश तो आपस में जोड़ा बनता है, आपस में एक दूसरे के पास आकर्षित होते हैं एक दूसरे से। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोई धनावेश है तो ये जो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, ऋणावेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि अंदर की ओर आकर्षित करेगा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जितने भी धनावेश इसके पास आएंगे उन सबको वो क्या करेगा, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यहाँ पर हमने देखा कि धनावेश को प्रतिकर्षित कर रहा है और यहाँ पर हमने देखा कि ये धनावेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, क्योंकि प्लस वाला तो भेजता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है और माइनस वाला आकर्षित करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसकी विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। सबसे पहले हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि आवेशित कणों के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। उसी प्रकार हमने देखा कि आवेशित कणों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि जितने भी आवेशित कण होते हैं, जितने भी धनावेश वाले कण होते हैं, यदि कोई धनावेशित कण है और उसके चारों ओर कोई भी धनावेशित कण आया तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। और यदि कोई ऋणावेशित कण है और उसके चारों ओर यदि कोई धनावेशित कण आया तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि ये धनावेशित कण को प्रतिकर्षित कर रहा है और ये धनावेशित कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये जैसे ही धनावेशित कणों को आकर्षित करेगा तो ये क्या करेगा, सारे धनावेशित कणों को अपनी ओर खींच लेगा और ये प्रतिकर्षित करेगा। तो एक आवेशित कण के अंदर हम देखते हैं कि एक आवेशित कण होता है, उसकी एक स्थिति होती है और स्थिति के कारण उसमें एक स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। ध्यान में ये बात या नहीं आई कि कोई एक आवेशित कण है, हम मान लेते हैं कोई एक धनावेशित कण है, कोई भी एक धनावेशित कण है,
यहाँ पर हम बैटरी वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो बैटरी में क्या होता है, ये हमने मान लिया कि ये बैटरी हो गई अपनी, ठीक है। अब बैटरी में बहुत सारे कण होते हैं, धनावेशित कण भी है और ऋणावेशित कण भी है। ये सारे धनावेशित, ऋणावेशित, ऋणावेशित, धनावेशित, ये सारे कण हैं। धनावेशित हमने मान लिया, ये ऋणावेशित हो गए, ये धनावेशित हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे कण होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी कण होते हैं। तो यहाँ पर बैटरी के अंदर देखते हैं कि सब पास पास आए हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे ही सारे कणों को दूर दूर ले जाना है, यानी कि इनकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। लेकिन जैसे इसकी स्थिति में, इन कणों की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमको इस पर बाह्य बल लगाना होता है। बाह्य बल का मतलब क्या हो गया, बाहर से प्लग लगाना पड़ता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर, यानी कि बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई है, अब डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि सारे कण आपस में पास पास आ गए हैं, प्लस वाले और माइनस वाले सारे कण आपस में पास पास आ गए हैं, तो वो डिस्चार्ज हो गई। अब वापस उसको चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। और जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाले जितने भी चिन्ह होंगे, वो प्लस वाले जितने भी कण होंगे वो सारे एक तरफ आ जाएंगे। जैसे ही मैंने इस पर मान लिया कि जैसे ही मैंने इस पर बाह्य बल आरोपित किया, मैंने क्या किया, इस पर बाह्य बल आरोपित किया। बाह्य बल का मतलब बाहर से प्लग लगाया, तो ये क्या होगा, धनावेशित जितने भी कण होंगे वो सारे के सारे एक तरफ आ जाएंगे। अब जैसे ही मैंने इस पर बाह्य बल आरोपित किया तो सिचुएशन क्या हुई, जितने भी धनावेशित कण थे वो तो सारे एक तरफ आ गए और जितने भी ऋणावेशित कण थे वो भी सारे एक तरफ चले गए। अब इसमें क्या हुआ, मैंने इस पर बाह्य बल आरोपित कर लिया और सारे कण एक तरफ। लाइट जाने की वजह से ये वीडियो रुक गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लाइट की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाह्य बल हमने लगाया, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। अब देखते हैं यदि बाह्य बल हमने जैसे इस पर बाह्य बल लगाया तो प्लस वाले जितने भी कण थे, यानी कि धनावेशित जितने भी कण थे वो सारे के सारे एक तरफ आ गए और ऋणावेशित जितने भी कण थे वो सारे के सारे एक तरफ चले गए। अब आगे यदि हम बात करते हैं कि ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज थी, जब कण आपस में पास पास आ जाते हैं मतलब बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब कण एक जगह स्थिर रहेंगे, हिलेंगे नहीं। अब इन कणों में स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा थी, कोई भी आवेशित कण होता है उसमें स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा रहती है। और जैसे ही हमने इस पर बाह्य बल आरोपित किया तो ये कण क्या हुए, धनावेशित कण सारे एक तरफ ही आ गए, मतलब इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। पहले तो धनावेशित ऋणावेशित पास पास थे और जैसे ही हमने इस पर बाह्य बल लगाया मतलब इनकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। और जैसे इनकी स्थिति में परिवर्तन किया, धनावेशित कणों की स्थिति में परिवर्तन किया, मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। ध्यान में ये बात या नहीं आई कि किसी भी वस्तु में स्थिति में, किसी भी वस्तु की अगर हम स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हमने इनकी स्थिति में जैसे ही परिवर्तन किया तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। अब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया, जैसे ही मैंने इस पर वापस बाह्य बल हटाया, जैसे मैं बाह्य बल वापस से हटाऊंगा तो ये जो धनावेशित कण होंगे ये किधर की ओर गति करेंगे, ऋणावेशित कणों की ओर गति करेंगे। अभी इनमें स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया और ये क्या करेंगे, जैसे इस पर बाह्य बल हटाएंगे तो इसकी ये जो ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा से कम स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करेंगे। या हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। किस ऊर्जा में रूपांतरित होगी, गतिज ऊर्जा में। ये जो कण होंगे वो गति करने लग जाएंगे क्योंकि ये आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। तो ये जो कण होंगे ये ऋणावेशित कणों की ओर आकर्षित होंगे तो ये गति करने लग जाएंगे। और ये जो गतिज ऊर्जा होती है ये अपने को मिलेगी विद्युत ऊर्जा के रूप में। किस रूप में मिलेगी, विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगी। और ये जो विद्युत ऊर्जा होती है ये अपने हम नॉर्मल घरों में काम में लेते ही हैं कि विद्युत ऊर्जा हम पंखों में, लाइटों में, बल्ब में हमने काम में ली है विद्युत ऊर्जा, जिसमें हम देखते हैं कि अपने को यदि हम बल्ब चालू करते हैं तो अपने को प्रकाश दिखता है, पंखा चालू करते हैं तो अपने को हवा मिलती है। तो ये हम घरों में काम में लेते हैं। अब यदि हम बात करें कि विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से होता है तो माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत जनित्र का निर्माण किया था, जिसको हमने 10वें पाठ में एकदम अच्छी तरीके से पढ़ कर आए हैं विद्युत जनित्र के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से होता है, सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा, अब देखना ध्यान से कि नॉर्मल जो प्रोसेस रहने वाला है वो समान ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक होगा पानी होगा, ठीक है, पानी से बनेगा भाप और भाप से क्या घूमेगा, भाप से घूमेगा टरबाइन, भाप से क्या घूमेगा, टरबाइन घूमेगा। अब इस पानी को गर्म करने के लिए अलग अलग
तरीके लगाए जाते हैं। जैसे पहला दे रखा है कोयला संयंत्र। अब कोयले में क्या होता है, तो कोयले में जितने भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इस कोयले का दहन किया जाता है। कोयले में जो रासायनिक ऊर्जा होती है, उस रासायनिक ऊर्जा का दहन किया जाता है, जिससे अपने को ऊष्मा मिलती है, और उस ऊष्मा से पानी को गर्म किया जाता है और उसको भाप में बदला जाता है। और भाप से किसको घुमाया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन के साथ उस जनित्र की धुरी को जोड़ दिया जाता है, जिससे जनित्र भी टरबाइन के साथ साथ घूमता है। तो वो जनित्र घूमेगा तो विद्युत का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर कोयला संयंत्र वाली बात क्लियर हुई कि कोयले से हमने क्या किया, ऊष्मा प्राप्त की, ऊष्मा से हमने पानी को भाप में बदला और भाप से टरबाइन घुमाई, और टरबाइन से वो जनित्र जुड़ा हुआ ही था। तो कोयला संयंत्र वाला कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक अपने को कोयला संयंत्र के आगे वाला टॉपिक अपने को क्या दे रखा है, दे रखा है नाभिकीय संयंत्र। अगला दे रखा है अपने को नाभिकीय संयंत्र के बारे में। अब हमने पढ़ा है नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, तो नाभिकों का विखंडन होगा, विखंडन होगा तो बहुत सारी ऊष्मा ऊर्जा अपने मुक्त होगी। उस ऊष्मा ऊर्जा से क्या होगा, पानी को गर्म किया जाएगा और उससे भाप बनाई जाएगी, उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाएगा। वही सेम प्रोसेस चलने वाला है सारों में। नाभिकीय विखंडन हो गया। उसके बाद में आगे वाला टॉपिक अपने को दे रखा है जल विद्युत संयंत्र। अब ये थोड़ा सा अलग है। इसमें जल विद्युत संयंत्र के अंदर क्या किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं। बांध का मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये बांध बना लिया और यहाँ से ये पानी रोक लिया, सारे पानी को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद इधर एक दरवाज़ा रख लिया मैंने। जैसे ही पानी पूरा भर गया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पावर आ गई, जैसे ये भरता गया, जैसे ही मैं इसमें से ये दरवाज़ा खोलूँगा, तो इस दरवाज़ा खोलते इस पानी का जो बहाव होगा वो कितनी स्पीड से होगा, वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। क्या पानी अगर एक जगह इकट्ठा हुआ है और उसको एक जगह मिल जाए निकलने के लिए, तो वो कितनी स्पीड से जाएगा। और रास्ते में क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं और उस टरबाइन को उस जनित्र से जोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई जनित्र लगा दिया, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया, तो उस पानी से क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगा, उस पानी की रफ्तार से ये टरबाइन घूमेगा, तो ऊपर वाला जनित्र भी साथ साथ में घूमेगा। तो इस प्रकार से ये विद्युत उत्पादन किया जाता है जल विद्युत संयंत्र की सहायता से। अब आगे वाला टॉपिक अपना क्या दे रखा है, इससे आगे वाला टॉपिक अपना पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा तो आपको पता ही है क्या होती है। हवा के कारण पवन चक्कियाँ घूमती है। हवा में जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा की सहायता से पवन चक्कियाँ घुमाई जाती है, और उस पवन चक्की की पिछली साइड में जनित्र को जोड़ दिया जाता है। जब पवन चक्की घूमेगी तो वो जनित्र भी साथ साथ में काम करेगा, उससे विद्युत उत्पादन होगा। पवन ऊर्जा के बाद में दे रखा है सौर ऊष्मा संयंत्र। अब ये सौर ऊष्मा संयंत्र क्या होता है, तो बड़े बड़े पैनल लगाए जाते हैं। सूर्य के आने वाली जितनी भी किरणें होती है, उनको लेंस और दर्पणों की सहायता से एक जगह केंद्रित किया जाता है। जैसा हमने 10वें पाठ में पढ़ा था, 9वें पाठ में पढ़ा था, प्रकाश वाले पाठ में, कि लेंस क्या करता है कि एक जगह उस किरणों को केंद्रित करता है। दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। उस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि उत्तल लेंस एक जगह केंद्रित करता है और अवतल दर्पण एक जगह किरणों को केंद्रित करता है, ये अपने को ध्यान में है। तो लेंस और दर्पणों की सहायता से किरणों को एक जगह केंद्रित किया जाता है, और केंद्रित करने की वजह से वो वहाँ से ऊष्मा प्राप्त होती है अपने को। यहाँ पर प्रैक्टिकल के आधार पर हम ले सकते हैं, छोटा सा लेंस लेते हैं, अगर उसको सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित करें तब अपने को वहाँ से गर्मी महसूस होने लगती है। उसी प्रकार से लेंस और दर्पणों की सहायता से ऊष्मा प्राप्त की जाती है, और उस ऊष्मा से क्या किया जाता है, पानी को भाप में बदला जाता है, और फिर भाप से टरबाइन घुमाया जाता है। टरबाइन को जनित्र से जोड़ दिया जाता है और जनित्र विद्युत उत्पादन करता है। सारा प्रोसेस समान चलने वाला है, कोई अलग नहीं है। उससे आगे वाला दे रखा है सौर प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र जो हमने देखा है, नॉर्मल किसी के घरों पर लगे हुए देखे होंगे, किधर भी जाओ, इधर जितने भी शायद आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर सौर ऊर्जा का उपयोग लेने लगे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग में कुछ नहीं होता, सौर पैनल छत पर लगा दिए जाते हैं, और सौर पैनल में क्या होता है, तो उसके अंदर एक सेल लगे हुए होते हैं। जैसे ही प्रकाश इस पर उन सेलों पर गिरता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। पहले सोए हुए रहते हैं, जैसे उसको प्रकाश मिलता है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जैसे ही उत्तेजित अवस्था में आते हैं तो वो जो विद्युत धारा वाला पथ होता है उसको विद्युत धारा प्रदान करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो उससे विद्युत धारा अपने को मिलनी शुरू हो जाती है। और इस सौर ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है कि यदि बड़े बड़े पैनल लगा लिए हमने तो अगर ज़्यादा विद्युत ज़्यादा आ रही है और अपनी खपत कम है, तो हम सरकार को भी दे सकते हैं। 2-2 मीटर लगाए जा सकते हैं, जिससे एक अपने घर में जितनी भी खपत होगी वो ठीक है, बाकी बिजली कंपनी वालों को दे दिया, या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अपना ये वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में और शक्ति वाला जो टॉपिक है उसके बारे में।
आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें और बताते रहें कि कौन सा चैप्टर आपको करवाना है। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।